फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ऊपर सॉल्वेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो हमारे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बीएस-लेमर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक अबाउट सॉल्वेंट के बारे में कुछ सामान्य। द सॉल्वेंट एक्सर्ट ए डीप इफेक्ट ऑन द क्वालिटी एंड शेप ऑफ स्पेक्ट्रम। ये बता रखा है कि सॉल्वेंट स्पेक्ट्रम की गुण और उसकी आकृति के ऊपर एक गहरा प्रभाव डालता है। सेकेंड है द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ का अवशोषण स्पेक्ट्रम डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट विलायक के ऊपर निर्भर करता है। दैट हैज़ बीन यूज्ड टू सोल्यूबलाइज द सॉल्वेंट। जिसको सॉल्वेंट को यानी कि सैंपल मॉलिक्यूल को घोलने के लिए जिस विलायक को काम में लिया जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। सेकेंड है ए कंपाउंड में एब्जॉर्ब ए मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इन वन सॉल्वेंट। ये बता रखा है कि किसी एक सॉल्वेंट के अंदर कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम रेडिएशन की ऊर्जा का अवशोषित कर लेता है किसी निश्चित पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर। बट सेल एब्जॉर्ब पार्शियली एट द सम वेवलेंथ इन अनदर वे। लेकिन ये किसी दूसरे विलायक के अंदर उसी आंशिक रूप से उसी वेवलेंथ के ऊपर अवशोषित करता है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अपन सॉल्वेंट चेंज करते थे उसी वेवलेंथ के ऊपर अपना जो मॉलिक्यूल है वो अवशोषण दिखाइए, थोड़ा चेंज भी दिखा सकता है। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एसीटोन को एक बार हम नॉर्मल हेक्सेन के विलयन में घोलते हैं और एक बार एसीटोन को वाटर के जल के विलयन में घोलते हैं, तो इस नॉर्मल हेक्सेन के साथ ये 279 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के ऊपर अवशोषण दिखाता है। और जब एसीटोन को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये 264.5 नैनोमीटर के ऊपर अवशोषण दिखाता है। अब हम जानते हैं लैम्डा मैक्स के बारे में क्या है। मैक्सिमम वेवलेंथ इज डिफाइन एज कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। व्हेन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट, जब कोई भी लाइट का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य करस्पॉन्डिंग द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जो ये सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा अवशोषण होता है उसके संगत इज कॉल्ड लैम्डा मैक्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि अधिकतम जितना अवशोषण होता है उसके संगत जो इसकी वेवलेंथ की मान आता है, लैम्डे का मान आता है, वो लैम्डा मैक्स के नाम से जाना जाता है। वी नो दैट, हम जानते हैं सॉल्वेंट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सैंपल फॉर यूवी स्पेक्ट्रम। हम जानते हैं कि सॉल्वेंट का प्रयोग यूवी स्पेक्ट्रम के लिए सैंपल तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इफ़ वी चेंज द सॉल्वेंट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ यूवी आल्सो अफेक्टेड। ये बता रहा है कि जब हम सॉल्वेंट विलायक को चेंज करते हैं तो अपन का जो स्पेक्ट्रा ऑफ यूवी का वो भी अफेक्टेड यानी कि चेंज होता है। एंड जनरली शो टू टाइप्स ऑफ शिफ्ट, और दो प्रकार के विचलन दर्शाता है। दो प्रकार के कौन कौन से शिफ्ट हैं? फर्स्ट है ब्लू शिफ्ट एंड सेकंड है रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में क्या है? ब्लू शिफ्ट के अंदर जो हमारा लैम्डा मैक्स की मान है वो घट जाता है, यानी कि डिक्रीज इन वेवलेंथ का मान कम होना विथ इंक्रीज इन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो अपना ये वेवलेंथ है इसका मान घटता है, वो ऊर्जा बढ़ने के साथ जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है उसका लैम्डा मैक्स का मान घट जाता है, यानी कि एनर्जी समानुपाती 1 लैम्डा। तो यानी कि इसकी इंक्रीज इन एनर्जी का मान बढ़ने के साथ साथ इसका वेवलेंथ का मान घट जाता है, यानी कि अपन जितनी ज़्यादा इसकी रेडिएशन की एनर्जी बढ़ाएंगे तो उसका लैम्डा भी कम होगा। और सेकंड है रेड शिफ्ट, लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि इंक्रीज इन वेवलेंथ का बढ़ना। ये सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा E अपॉन 1 लैम्डा, यानी कि इंक्रीज इन वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो इसकी एनर्जी ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, तो विथ डिक्रीज इन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसका जो वेवलेंथ बढ़ेगा तो इसकी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, क्योंकि जो
फ्रीक्वेंसी और लेमडा के अंदर, दोनों के अंदर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि ये अपना कोई भी ये कोई भी पदार्थ है, ये 200 नैनोमीटर के ऊपर अवशोषण दिखा रहा। यदि अपन सॉल्वेंट चेंज कर लेते हैं तो ये 150 नैनोमीटर के ऊपर अवशोषण दिखाता, और तो इसको हम ब्लू शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि हम एक और दूसरा सॉल्वेंट चेंज करते हैं, वो ये जो अपना स्टैंडर्ड मान आता उससे अधिक लेमडा के ऊपर अवशोषण दिखाता, तो इसको रेड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसको आसानी से इस प्रकार समझ में आ जाता है कि इसका अगर मान बढ़ता है तो ये रेड शिफ्ट दिखा रहा, और इसका अगर मान घट रहा लेमडा मैक्स का तो ये ब्लू शिफ्ट दिखा रहा। ये इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में इसका जो किस प्रकार से होता है वो बेसिक था। अब इसका किस प्रकार होता वो दिखाते हैं। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की ध्रुवता, यानी कि जो सॉल्वेंट ध्रुवीय होता है ना, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सॉल्वेंट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सैंपल फॉर यूवी स्पेक्ट्रम कैन बी टू टाइप्स। ये बता रहा है कि अपन जो भी यूवी स्पेक्ट्रम के लिए जो सैंपल के लिए जो तैयार करते हैं, प्रिपरेशन तैयार करते हैं, सॉल्वेंट मिला करते हैं, वो दो प्रकार का था। दो कौन कौन सा प्रकार है, एक तो है पोलर और दूसरा नॉन पोलर। पोलर यानी कि ध्रुव, यानी कि उसके अंदर दो ध्रुव हो, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और नॉन पोलर यानी अध्रुव, जिसके अंदर कोई ध्रुव नहीं हो, सभी जगह समान रूप से हो, कोई भी चीज़ हो सब समान है। ध्रुवीय का मतलब एक तरफ तो राम और एक तरफ रावण, यानी कि दोनों तरफ अलग अलग ध्रुव पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पोलर। तो अभी इसका अपन स्टार्ट करते हैं पोलैरिटी के बारे में कि पोलैरिटी क्या है। ध्रुवीयता, पोलैरिटी प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये दिखा रहा है कि पोलैरिटी एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है किसके अंदर, पोजीशन और इंटेंसिटी, उसकी स्थिति और उसकी तीव्रता की, किसकी अवशोषण की तीव्रता की के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो क्या देख पोलर सॉल्वेंट यानी कि ध्रुवीय विलायक लाइक एथिल अल्कोहल, ये CH3CH2OH एथिल अल्कोहल, इसमें एक हेटेरो एटम है जिसके पास लॉन्ग पेयर है। तो दिखा रहा पोलर सॉल्वेंट लाइक एथिल अल्कोहल हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु रखता है विथ लॉन्ग पेयर, जिनके पास एक लॉन पेयर पाया जाता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग, यानी कि इसके पास जो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, इसके पास एक लोन पेयर पाया जाता है। दस इस प्रकार नॉन बॉन्डिंग कैन फॉर्म सोल्यूट सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स थ्रोट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दिखा रहा है कि जो अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वह विलय के साथ क्रिया करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। हिंस यहाँ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विद द क्रोमोफोर ग्रुप। ये दिखा रहा है कि जो लोन पेयर होता है इनके अंदर वो क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ संयुग्मन दिखा देता है। देयर आर फॉर द लेमडा मैक्स वैल्यू इज इंक्रीज टू हायर, और ये लेमडा मैक्स वैल्यू को हायर की तरफ यानी कि रेड शिफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है। अब यानी कि क्रोमोफोरिक ग्रुप क्या है, क्रोमोफोरिक एक ऐसे ग्रुप है जिनके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि ये अनसैचुरेटेड ग्रुप होते हैं। तो इनके अंदर जो डबल बॉन्ड पाया जाता है उनके साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्रिया करके इन बॉन्डों को तोड़ देता है और ये हाइड्रोजन बनता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया करने पर हमारा जो स्पेक्ट्रा आता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा से। आल्सो इट नेक्स्ट है, आल्सो इट इन सीन दैट द पोलर सॉल्वेंट इंटरेक्टिंग विद सैंपल मॉलिक्यूल dismissed the hyperfine structure of UV spectra, that mean peak become bordered। ये दिखा रहा है कि द सॉल्वेंट इंटरेक्ट विथ सैंपल, ये कि कोई भी जो सैंपल मॉलिक्यूल है उसके साथ सॉल्वेंट विलाय की क्रिया करके उसकी जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है उसको ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है। तो यूवी स्पेक्ट्रा की पीक है वो बॉर्डर के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि जैसे कि ये कोई भी पीक है ये एकदम से हाइपरफाइन है, लेकिन ये जो सॉल्वेंट इसके साथ मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके इन पीक को इस प्रकार नहीं आता और एक बॉर्डर फॉर्म में
ये पीक अपन को मिलती है, यानी कि स्पेक्ट्रा को बिगाड़ देता है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए कोई भी जो रेडिएशन आ रही है वो कोई भी इसके अंदर, ये फिनोल है, फिनोल को इसमें एथेनॉल के अंदर मिलाता है तो इसका स्पेक्ट्रा अपन देखते हैं। तो ये सॉल्वेंट इसके साथ फिनोल, इसके एथेनॉल के साथ क्रिया करने पर जो ये बॉर्डर है वो पीक इस प्रकार नहीं आती और इस प्रकार आती है, इसको रफ करके डिमिज करके इस प्रकार बॉर्डर रूप में अपन को पीक मिलती है। तो अपना स्पेक्ट्रा डिमिज हो जाता है। तो यहाँ दिखा रहा है स्पेक्ट्रा फिनोल विद एथेनॉल सॉल्वेंट, एथेनॉल सॉल्वेंट के साथ अपना किसका, फिनोल का स्पेक्ट्रा ही है। नेक्स्ट है नॉन पोलर के, यानी अध्रुवीय। अध्रुवीय क्या करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट डज नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सॉल्वेंट यानी कि नॉन पोलर अध्रुवीय जो विलायक होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता विद सॉल्यूट, यानी विलय के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। सो फाइन स्ट्रक्चर पीक ऑफन ऑब्जर्व कोल्ड हाइपरफाइन पीक स्ट्रक्चर, यानी कि नॉर्मली हमने फिर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। हाइपरफाइन अब ये देख लो, इनमें अपन को अच्छी सी पीक मिल रही है तो अपना स्पेक्ट्रा भी अच्छे से मिल रहा है। यानी कि इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट इसके सैंपल मॉलिक्यूल के साथ क्रिया नहीं करता। ये दिखा रखा हाइपरफाइन पीक स्पेक्ट्रा ऑफ फिनोल, फिनोल का हाइपरफाइन वाला स्पेक्ट्रा ही। अब ये प्योरिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की जो शुद्धता होती है वो किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के ऊपर प्रभाव डालती है। प्योरीफाइड एंड सर्टिफाइड सॉल्वेंट फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड बी यूज्ड एज वी आर लुकिंग फॉर द स्मूथ एब्जॉर्प्शन कर्व ऑफ सबस्टेंस, यानी कि ये बता रहा है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्पेक्ट्रा मिलता है, उसके लिए जो स्मूथ यानी कि चिकना एब्जॉर्प्शन कर्व अपन को दिखाई देता है, उसके लिए शुद्ध और सर्टिफाइड विलायक की अपन को आवश्यकता होती है। तो ये अपन को सॉल्वेंट के बारे में कुछ लिख सकते हैं और अपनों को और कुछ आगे देखते हैं आइडियल सॉल्वेंट के बारे में। यानी कि सॉल्वेंट के अंदर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आइडियल आदर्श सॉल्वेंट कौन सा होता है उसके बारे में देखिए। सॉल्वेंट शुड नॉट एब्जॉर्ब यूवी लाइट इन द रीजन वेयर आवर सैंपल इज एब्जॉर्बिंग एल्स पीक विल बी ऑब्जर्व। ये दिखा रखा है कि सॉल्वेंट को जो अपना सैंपल होता है, जब सैंपल मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन दिखाता है उसी सेम वेवलेंथ के ऊपर अपना सॉल्वेंट को एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों एक ही वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्प्शन करेंगे तो इनकी जो आने वाली पीक है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, जिससे अपना स्पेक्ट्रा के इन्वेस्टिगेशन के अंदर दिक्कत आएगी। सेकेंड है सॉल्वेंट शुड नॉट इंटरेक्ट केमिकली विथ द सैंपल मॉलिक्यूल। ये बता रहा है कि कोई भी सैंपल अणु है उसके साथ रासायनिक रूप से अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, किसको, विलायक को नहीं करनी चाहिए। इवन स्मॉल हाइड्रोजन बॉन्ड अफेक्ट द पीक पोजीशन, क्योंकि यहाँ तक कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, छोटा सा हाइड्रोजन बॉन्ड भी पीक की पोजीशन को प्रभावित करता है। If possible, avoid the use of polar solvent as they interact with chromophoric group। ये दिखा रखा है कि जहाँ तक पॉसिबल है पोलर सॉल्वेंट का प्रयोग से रुके, पोलर सॉल्वेंट को प्रयोग को वर्जित करें, क्योंकि ये क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ अभिक्रिया करता है। क्रोमोफोरिक ग्रुप क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पढ़ेंगे, क्रोमोफोरिक और ऑक्सोक्रोम के बारे में। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कलर वाला एक ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसके साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्रिया करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इसका नेक्स्ट है इट शुड नॉट इटसेल्फ एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द रीजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये दिखा रहा है कि ये खुद को अवशोषित नहीं करना चाहिए, कहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन यानी कि छानबीन के क्षेत्र में, यानी कि अपन जिस सैंपल का स्पेक्ट्रा देखते हैं उस क्षेत्र के अंदर इसको विलायक को अवशोषण नहीं दिखाना चाहिए। अब ये चॉइस ऑफ सॉल्वेंट चुनने के लिए कुछ तरीके हैं, वो ये मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इज 95% एथेनॉल इज
बेस्ट सॉल्वेंट ये दिखा रखा है कि जो कॉमनली अपन यूज़ लेते हैं वो एथेनॉल को यूज़ लेते हैं जो 95% बेस्ट सॉल्वेंट है। इट इज़ चीप ये सस्ता होता है। हैज़ गुड डिजॉल्विंग पावर यानी कि ये अच्छी विलायक क्षमता रखता है, डिजॉल्विंग पावर। लास्ट है इसका डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन अबव 210 नैनोमीटर। ये 210 नैनोमीटर से ऊपर तरंग दैर्घ्य नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि 200 से लेके 400 तक यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन का क्षेत्र आता है। इनके अंदर अपना जो भी सैंपल वो स्पेक्ट्रा दिखाता है। इनसे ऊपर अगर सॉल्वेंट स्पेक्ट्रा दिखाएगा तो अपना जो स्पेक्ट्रा उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इसलिए ये अपना सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के बारे के अंदर लेक्चर कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे इसके क्रोमोफोरिक ग्रुप, ये क्रोमोफोरिक ग्रुप और ऑक्सोक्रोम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।